सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारा एंसेंट इंडियन हिस्ट्री का सीरीज जो है हमारा, उसका क्लास नंबर 10। तो आप लोगों ने यदि पहले के जो 9 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बट आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि ये हमारा नया टॉपिक है। बट आपको ये बीच में जो कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जिसको आपको अच्छे से समझना होगा, तो उसको में भी आपको परेशानी आ सकती है, तो आप लोग देख लेना। जो हमारे पहले के जो लेक्चर्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो हमारा प्लेलिस्ट है आप उसमें जाइएगा। इसका नाम है पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स, जो सब्सिडरी एंड ऑनर्स वाला दोनों के लिए है, ये इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा मौर्य डायनेस्टी के बारे में, यानी मौर्य वंश के बारे में पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए देखते हैं। मौर्य वंश स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं जो और भी कुछ डायनेस्टीज थी जिनके बारे में उतना ज़्यादा हम लोग को पढ़ाना नहीं है, बट उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेना जरूरी है बहुत ही। तो सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पहले जो रूल कर रहे थे, जो मौर्य डायनेस्टी से पहले जो मगध में जो रूल कर रहे थे, वो थे हरिंग वंश के जो लोग थे, वो रूल कर रहे थे, जिनका की जो स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो बिम्बिसार जो एक थे, उन्होंने हरिंग वंश की जो है स्थापना करी। एंड ये पहले किंग बने जो हरिंग डायनेस्टी थी उसकी। एंड उसके बाद उनके जो पुत्र हैं अजात शत्रु, वो बने थे। एंड इन्हीं के टाइम पे जो है हमारा जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, या आप हिंदी में आप लोग बोलते होगे बुद्ध संगति, कुछ बोलते हैं, हिंदी में नहीं बता ज्यादा मेरे को। तो इसका फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जो अजात शत्रु के टाइम पे हुआ था। एंड फिर अजातशत्रु के बाद जो है उदयन है, उदयन उदयन इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये बने एंड उनके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो है वो है उदयन या उदयन, उदयन आप बोलो, इनको कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये थे हरेंग वंश, जो है हरेंग वंश है उससे रिलेटेड। एंड फिर जो हमारा उसके बाद जो हमारा था वो था नंद वंश। एंड नंद वंश में जो थे जिनकी स्थापना किन्होंने की थी, तो एक थे जिनका नाम था महापद्मानंद। तो महापद्मानंद जो थे, उन्होंने जो नंद वंश है उसके जो स्थापना करी थी। मैं ज्यादा अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग याद रख लेना। जो महापद्मानंद है वो जो वो थे, वो नंदवंश की डायनेस्टी के जो संस्थापक थे। एंड उसके जो पुत्र थे, धनानंद नाम था उनका। तो उनसे एंड जो हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड यहाँ से जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलेंगे, वो यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से पढ़ना है इन सभी के बारे में। एंड ये जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो सब जो ब्रीफली एक्सप्लेन मैं करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग खुद से भी कुछ पढ़ सकते हो। आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो ताकि आपको अच्छे से पता चले। एंड आपको कुछ इजी वगैरह जो जहाँ से मिले वहाँ से आप पढ़ो ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो एक टाइम पे जो सिकंदर महान का आपने नाम सुना होगा, सिकंदर, वो अटैक करने वाले थे मगध वाले एरिया पर। बट मगध इतना ज़्यादा शक्तिशाली था उस टाइम पे कि इनको हराना इसके बस की बात नहीं है। तो उनके सैनिकों ने जब की लड़ने से इनकार कर दिया था, जो सिकंदर के जो सैनिक थे वो। बिकॉज जो नंद वंश में जो उस समय पे जो धनानंद जो उस टाइम के जो रूलर थे, उनसे उनके पास जो हाथियां थी, and हाथी की बहुत बड़ी सेना थी उनके पास। तो इन लोगों के जो सिकंदर के जो सैनिक थे उन लोगों ने कभी हाथी नहीं देखे थे जंग के मैदान में। तो ये लोग देख के जो डर गए थे हाथियों को। एंड उन्होंने जो लड़ने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो है वो सिकंदर वापस चले गए थे। एंड वापस जाते जाते उन्होंने अपना एक जो आदमी है वो छोड़ के गए, जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जिसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो ये था कुछ ब्रिक एक्सप्लेनेशन जिसके बारे में आपको जान लेना चाहिए मौर्य डायनेस्टी से पढ़ने के पहले। उसके बाद हम लोग देखते हैं मौर्य वंश का परिचय। तो भारतीय इतिहास में अनेक महान वंश हुए हैं, जिसमें से कि एक जो है वो मौर्य वंश भी है हमारा। एंड मौर्य वंश की उत्पत्ति के विषय में जो आपको ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ जो है उन सभी में आपको विवरण मिलते हैं। एंड फलस्वरूप जो है उसकी जाति का निर्धारण भारतीय इतिहास का एक जटिल समस्या है, जिससे कि ये हम लोग अभी आगे देख के बात करते हैं। जो हमारे चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनके बारे में जो कौन से कास्ट से थे, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था सभी के लिए। बिकॉज जो उस टाइम पे मैक्सिमम जो रूलर्स वगैरह होते थे, किंग्स वगैरह होते थे, वो सब के सब जो होते थे वो जो मेनली होते थे वो थे अपर कास्ट वाले। यानी कि जो हम लोगों ने चार कास्ट के जो चार वर्ग के बारे में पढ़ा था, तो ऊपरी वर्ग के लोग होते थे, लाइक क्षत्रिय जो होते थे, या तो ब्राह्मण बहुत सारे होते थे, तो यही होते थे। बट जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है वो जो निचला वर्ग है उनसे किसी से इनका संबंध था।
तो देखते हैं हम लोग उनके बारे में। जो विष्णु पुराण है उसमें कहा गया है कि जो शेष नागवंशी जो शासक महानंदी महानंदी जो थे उनके पश्चात शूद्र योनि के राजा जो थे पृथ्वी पर शासन करेंगे, ऐसा कुछ कहा गया है विष्णु पुराण में। एंड कुछ विद्वानों ने इस कथन के आधार पर मौर्यों को जो है वो शूद्र सिद्ध करने का प्रयास किया, यानी उन्होंने बताया कि ये शूद्र जाति से थे। विष्णु पुराण में जो है एक भाष्यकार श्री स्वामी ने जो चंद्रगुप्त की जो नजरअंदाज की पत्नी मूरा से उत्पन्न बताया है। जो नंदराज की जो एक पत्नी थी मूरा, उनसे उनका संबंध बताया कि तो इससे अनुसार जो है चंद्रगुप्त है वो नंदराज जो थे उनके पुत्र हुए। तो कुछ और ग्रंथ भी हैं, उनके अनुसार से जो चंद्रगुप्त को वृषल यानी कि वृषण तथा जो कुलहीन बताया गया, यानी कि किसी कुल से नहीं थे। शूद्र उत्पत्ति के समर्थक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों को जो है शूद्र जाति से जो है अर्थ में ग्रहण किया। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये शूद्र जाति के ही थे लोग थे जो कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो कहीं जो लिटरेचर्स या जो ग्रंथ मिलते हैं उससे हम लोग को जो ये भी पता चलता है कि उनके अनुसार से जो है वो चंद्रगुप्त जो मौर्य क्षत्रिय वंश भी कहा गया है उनको। तो ये एक डिबेट है एक अपना कि वो निचले वर्ग से थे तो किन्हों का तो नहीं, वो क्षत्रिय वंश से थे। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब फिर हम लोग अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ने वाले हैं थोड़े, जो कि इम्पोर्टेंट उनके कुछ हो सकता है उनसे रिलेटेड। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके बारे में जो अनेक बौद्ध ग्रंथ हैं, उन्होंने बिना किसी संदेह के जो चंद्रगुप्त को क्षत्रिय घोषित किया है। एंड महाबोधि वंश उसे जो है राजकुल से संबंधित बताता है, जो मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। महावंश में चंद्रगुप्त को मौर्य नामक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न कहा गया है, यानी कि जो बुद्धिज्म से जो जुड़े जो ग्रंथ हैं उसमें जो है इनको जो क्षत्रिय घोषित किया गया है। जो वो कहाँ से थे, तो मौर्य नामक वंश जो है उससे वो रिलेटेड थे, यानी वहां से वो संबंधित थे। एंड हेमचंद्र कृत जो परिशिष्ट पर्वन में जो चंद्रगुप्त को मेवर पोस्को के ग्राम के मुखिया जो थे उनके पुत्री का पुत्र बताया गया है। और इस प्रकार जैन एवं बुद्ध दोनों ही साक्ष्य हैं उनमें मौर्यों को म्यूर से संबंधित करते हैं। इस मत की पुष्टि जो अशोक लौरिया नंदगढ़ है उसके स्तंभ के नीचे के भाग के उत्कीर्ण मयूर की आकृति से हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे भी बात किया गया उनके जो किस वर्ग से थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनसे रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोगों को पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य का समाज जो साम्राज्य निर्माण, यानी कैसे से जो है एक नॉर्मल सा लड़का उस टाइम के उतने जो सबसे जो शक्तिशाली जो राज्य था उस समय का, यानी जनपद जो था मगध, उस पे अपना खुद का अधिकार जमाया। तो बेसिकली जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि जब वो अपने माता के पेट गर्भ में थे, यानी कि जो उनके पैदा होने से पहले उनके जो पिताजी थे उनके उनके किसी सीमांत युद्ध में जो उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड इनका जो जन्म हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ था। जन्म के साथ ही वह एक गोपालक को समर्पित कर दिया गया, यानी बेच दिया गया था। गोपालक ने गौशाला में अपने पुत्र के समान जो है उसका लालन पालन किया। बड़ा होने पर उसने एक शिकारी के हाथों बेच दिया, यानी कि बाद में बेच दिया गया था। पहले जो एक गौपालक था, यानी कि जो गाय पूछने वाला था उनको दे दिया था उनको बच्चे को, यानी कि इनको चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको। एंड उसके बाद जो है उस गोपालक ने उनको एक जो शिकारी था उसके हाथों बेच दिया। शिकारी के ग्राम में वह बड़ा हुआ तथा उसने पशुओं की जो देखभाल के लिए रख दिया गया। वह बालकों की मंडली का राजा बनकर रहता था और आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था, यानी बचपन से उनमें जो राजा बनने की खूबियां थी। इसी प्रकार एक दिन जब वह जो राजकलीब नामक खेल में व्यस्त था, चाणक्य उधर से निकला, यानी कि चंद्र जो चाणक्य थे या कौटिल्य भी उनके नाम से उनके जो हम लोग जानते हैं कौटिल्य के नाम से भी, उनकी जो दृष्टि है वो उन पे पड़ी थी। एंड वहीं से उन्होंने उनके गुणों के बारे में अनुमान लगाया। एंड उन्होंने उन्हीं को चूज किया कि वही जो है वो मगध साम्राज्य का एक भावी जो है हकदार हो सकता है। एंड उसी टाइम जो है उन्होंने जो शिकारी को 1000 जो कांसा का सिक्का होता है जो चंद्रगुप्त को उन्होंने जो कांसे का सिक्का देकर जो उनको खरीद लिया वापस से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो चाणक्य होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को वो लेके आ जाते हैं तक्षशिला। एंड इससे आपको एक क्वेश्चन याद रखना है कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उस समय का जो है एक विद्या का केंद्र था। एंड ये जो है वो दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है, यानी विश्वविद्यालय।
तो आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया की जो सबसे पुरानी विश्वविद्यालय का है कौन सा है, और पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप लोग जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसको आप लोग करेक्ट करोगे। वहां पे उनको लाने के बाद जो चंद्रगुप्त जो मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य को सारा जो विद्याएं सिखाई गई, लाइक चंद्रगुप्त धनुर्विद्या होता है, युद्ध विद्या होता है, लाइक एक लीडर के जैसा, एक किंग के जैसा उनको अच्छे से ट्रेनिंग दिया गया, इन सब में उनको बेस्ट बनाया गया। उसके बाद हम लोग को, सॉरी ये फिर से ऐड हो गया है, ये वाला इतना जो पोर्शन है आप लोग इसको इग्नोर करो थोड़ा, ये फालतू ऐड हो गया है दोबारा। तो इसके आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग को देखना है चंद्रगुप्त जो मौर्य थे उनकी उपलब्धियों के बारे में। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जो चंद्रगुप्त की उपलब्धियों में देखना है वो है कि जो चाणक्य थे, जिस कार्य से मतलब कि चंद्रगुप्त को जो इस सब चीज के लिए धनुर्विद्या एंड जो युद्ध विद्या था इन सब में जो तैयार किए थे, उसके पीछे जो है दो उद्देश्य थे उनके। पहला तो ये था कि यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना, क्योंकि अब जैसे कि हम लोग ने अभी बात किया कि जो नंद जो डायनेस्टी के रूलर थे उस समय पे जो सिकंदर जो अटैक करने आए थे, तो जो विदेशी शासक जितने भी थे उन सब से जो है जो देश को मुक्त करवाना था, फर्स्ट जो उनका एक उद्देश्य था उसमें से। जो सेकंड था वो था नंदों से घृणित एवं अत्याचारपूर्ण शासन की समाप्ति करना। तो बात ऐसी है कि जो नंद राज जो नंद थे, धनानंद, जो इनसे पहले जो रूलर थे उन्होंने मतलब इनकी बेइज्जती की थी भरे दरबार में, तभी से इन्होंने एक प्रण लिया था कि जो आप जो उनको जो गद्दी से हटा करके एक जो लायक शासक होगा उसको गद्दी पे बिठाएंगे, जो कि सारा जो हमारा भारत है उसको यूनिफाई करेगा, यानी एक करेगा। यदि आप लोगों ने सीरियल देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य वाला तो आपको सही थोड़ा पता होगा इसके बारे में। फिर आगे देखते हैं। सर्वप्रथम जो चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब तथा सिंध को विदेशियों की दास्तान से मुक्त कराया, बिकॉज जैसे ही हम लोग ने अभी देखा था कि जो जैसे ही सिकंदर लौटते हैं जो इनसे नहीं लड़ने के बाद, जिससे कि उनकी सेना जो है धनानंद से लड़ने के लिए मना कर देती है, उसके बाद तो उसके जाते ही जो है सबसे पहले जो पंजाब और सिंध का जो एरिया था वो उनसे उन पे जो कब्जा कर लेते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं जो। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने विदेशी शासन की निंदा की है तथा उसे देश एवं धर्म का अभिशाप कहा है। चंद्रगुप्त का सौभाग्य था कि पंजाब एवं सिंध की राजनीतिक जो जो परिस्थितियां थी उसके पूर्णतः अनुकूल थी। सिकंदर के प्रस्थान के, जैसे कि हमने बात किया कि जैसे ही सिकंदर यहाँ से गया तो वहाँ पे जो थोड़ा विद्रोह वगैरह हो गया, एंड अनेक जो यूनानी जो वहाँ पे सेनाएं थी उनको मौत के घाट उतार दिया गया। एंड 325 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग ऊपर सिंधु घाटी के प्रमुख यूनानी जो जो उस समय के जो एक सैनिक थे, यानी बड़े वाले जो सैनिक थे इनको जो क्षत्रप बोला जाता है उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जिनका नाम था फिलिप, उनकी जो है हत्या कर दी गई थी। 323 ईसा पूर्व में जो सिकंदर की मृत्यु के बाद इन प्रदेशों में घोर अराजकता एवं अवस्थाएं फैल गई, जिनसे कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका काम और आसान हो गया, जिससे वो जल्दी से उनके जो है उनके जो सिकंदर के जो कब्जे वाले एरिया थे उन पे अपना कब्जा जमा लिया, एंड जो वहां से जो विदेशी शासक थे उनको निकाल दिया। एंड एक जो हिस्टोरियन है जस्टिन, वो कहते हैं कि जो सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जो है भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतारकर फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी, और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है जो सांड्रोकोटिस जो चंद्रगुप्त है उसी को जो टाइटल दिया गया सांड्रोकोटिस का। तो ऐसे ही बहुत सारे टाइटल्स वगैरह आपको दिखने को मिलेंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं चंद्रगुप्त मौर्य, तो आपके इनके जो टाइटल्स वगैरह हैं उनको आपको याद करना है। फिर देखते हैं जो नंदों का उन्मूलन, ये इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर जब इनके जो एरिया इन कुछ एरिया में जो उनके कब्जा होने के बाद जो अपना इन्होंने भी जो अपना सैनिक बल है उनको बढ़ाया, बट जो उस समय पे जो किंग थे जो धनानंद थे वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, बिकॉज सिकंदर इतने बड़े किंग होकर के भी जो है उनसे डर करके अपना जो उनसे लड़ाई करने के लिए छोड़ के जो वापस चले जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कितने वो भी स्ट्रांग रूलर होंगे। लेकिन वो वो बहुत ही ज्यादा क्रूर एक किंग बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर रूलर थे, जिनके कारण उनकी जो पब्लिक है यानी कि उनकी जो जनता थी वही उनको पसंद नहीं करती थी, एंड इसी के कारण है वो थोड़ा उनको ये सब का उनके एक पतन का एक कारण बना। एंड यहाँ पे ये बताया गया कि जो दुर्भाग्य है हमें किसी भी मतलब कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है कि इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, ऐसा कुछ। लेकिन एक जगह कुछ जो है
जो जैन स्रोत बौद्ध तथा जैन स्रोत हैं, क्योंकि उस टाइम पे ये जो बौद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है अपने मुख्य चरण पे था, यानी कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। एंड इसी टाइम से जो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज जो हैं, यानी कि आपको जो मौर्य डायनेस्टी है, इसी में आपको कई रूलर सब दिखाई देंगे आगे चल करके कि उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था। तो उसी टाइम पे कुछ बौद्ध एंड जैन स्रोत हैं, उससे पता चलता है कि सबसे पहले जब चंद्रगुप्त ने जो धनानंद थे उनके आर्मी पे जब अटैक किया था तो उन्हें सफलता नहीं मिली थी, मतलब कि उनकी हार हुई थी। एंड इसमें जो उन्होंने अपनी जो आर्मी बनाई थी वो भी उनकी खत्म हो जाती है। एंड फिर वो दोबारा से स्ट्रॉन्ग खड़ा होते हैं एंड फिर अपनी आर्मी बनाते हैं एंड फिर जो है फिर से अटैक करते हैं धनान पे। एंड इसमें जो एक मिलिंद पन्हो नाम का एक जो एक रिलीजियस बुक है जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, तो ये बुद्धिज्म में था या जैनिज्म में, आप लोगों को कमेंट करना है। उसमें लिखा गया है कि जो युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में वो बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हुआ था, बिकॉज आप समझ सकते हो एक बार हार के फिर से दोबारा बार में फिर से बना के अटैक करना ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं। एंड उसके बाद जो है सेकेंड टाइम में जो है वो धनानंद को मार डाला जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो बनते हैं जो मगध साम्राज्य है हमारा उसके किंग। सो आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा सेल्यूकस जो है उसके विरुद्ध युद्ध। तो सेल्यूकस कौन था? तो एक जो सिकंदर थे वो जब इंडिया से वापस जाने लगे थे तो उस टाइम उन्हें अपना एक जो है बंदा छोड़ रखा था जिनका नाम था सेल्यूकस निकेटर, जो उनके द्वारा जो कब्जा किया गया था, जो रियासतें जो कब्जा की गई थी उनका देख रेख इन्हीं के अंडर चलता था। जब जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो इनके भी सिकंदर के मृत्यु के बाद जो उनसे पहले जो बहुत सारे एरियाज पे भी वापस ये लोग कब्जा करते हैं वहीं से अपनी आर्मी बनाते हैं। तो जैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है सिकंदर की, तो उनके जो ये सेल्यूकस निकेटर थे वो फिर से इंडिया पे चढ़ाई करते हैं एंड वो धीरे धीरे मतलब छोटे छोटे जो डायरेक्टली लड़ना इतना स्ट्रांग राज्य था उसमें पे जो मगध है उसको ऐसे ही जीतना आसान नहीं था। तो ये जो सेल्यूकस निकेटर थे वे छोटे छोटे राज्य जो थे उनको एकत्रित करके अपना जो है थोड़ा आर्मी स्ट्रांग बनाने की कोशिश की, लेकिन जो उन लोगों का सपना था जो चाणक्य एंड जो चंद्रगुप्त मौर्य इनका बस एक ही विजन था अखंड भारत का। एंड यही से अखंड भारत का जो है वो एक टर्म निकल के आता है जो कि जो फैला हुआ था। जैसे जब हम मैप देखोगे तो यानी कि उसमें पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया, अफगानिस्तान वगैरह जो है कंट्रीज जो है वो सारी की सारी अखंड भारत के अंदर आती थी। एंड सब पे जो है एक ही किंग रूल कर रहा था उस टाइम पे। एंड जब इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, युद्ध का कोई फैसला नहीं निकला। एंड जो है दोनों में जो युद्ध में कुछ दिन तक ही चला, उसके बाद जो दोनों में जो है संधि हो गई यानी दोस्ती होगी। कैसी वाली? तो मैट्रिमोनियल अलायंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोले तो, एंड हिंदी में वैवाहिक संबंध। तो इन दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल जो अलायंस बनी उसमें जो इनकी जो पुत्री थी उनसे शादी हुई एंड उसके बाद दोनों में रिश्तेदारी में बदल गई, जो दुश्मनी थी वो। एंड फिर हुआ कुछ जो अपने जो एरियाज थे वो इनको दे देते हैं एंड वो आराम से, ताकि वो आराम से एक जगह पे रह सके। जैसा कि जो सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को जो आर्कोसिया यानी कि उस टाइम पे कंधार बोला जाता था, कंधार, काबुल, ये सब प्रांत जो है यानी एरियाज थे उस सब के जो कुछ भाग हैं वो मिल गए किनको? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर को जो 500 भारतीय हाथी उपहार में दिया, बिकॉज इन लोगों ने कभी हाथी नहीं देखी थी। ऐसा आप पढ़ोगे यदि आप कोई डिटेल वाली या एडवांस बुक पढ़ रहे होगे उसमें। तो चंद्रगुप्त ने इनको 500 हाथी उपहार दिए। इन्होंने ये जो कुछ एरियाज दी थी चंद्रगुप्त मौर्य को। एंड दोनों के बीच जो एक वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, जिससे कि हम लोगों की बात की जो कुछ विद्वानों के अनुसार जो सेल्यूकस ने अपनी एक पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया था, परंतु उपलब्ध प्रमाणों से इस प्रकार की कोई सूचना सिद्ध नहीं है। तो यही है हिस्ट्री, आप पढ़ोगे एंशिएंट तो आपको यही होगा कि कुछ लोग इसको मानेंगे, कुछ लोग इसको अपोज करेंगे। एंड जो सेल्यूकस निकेटर हैं उनके जो एक बहुत ही ज्यादा खास थे, अपना एक दूत थे उनके जो थे मेगास्थनीज। इनका एक बुक लिखा गया था इनके द्वारा जिसका नाम है इंडिका। एंड ये बहुत बार पूछा गया है एसएससी वगैरह वाले एग्जाम्स में भी। एंड जितने भी सिविल सर्विसेज एग्जाम है ऑलमोस्ट उन सब में ये पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखी? तो इंडिका लिखा था मेगास्थनीज ने। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, जिसको कि सेल्यूकस निकेटर हैं जो मेगास्थनीज को भेजते हैं किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजते हैं। एंड इसी तरह जो इनका साम्राज्य है उसका विस्तार होता चला गया। एंड इसी तरह से जो है वो उन्होंने भारत को, जहाँ पे बहुत सारे जो टूटे फूटा हिस्सा था, मतलब कि बहुत सारे किंगडम्स थे, उन सब को मिला करके बनाया एक अखंड भारत।
फिर नेक्स्ट जो हम लोग को पॉइंट देखना है मतलब साम्राज्य विस्तार में, वो है पश्चिम भारत की विजय। तो इसमें क्या पढ़ना है तो देखते हैं हम लोग। दुस्सक जो क्षत्रप है रुद्रदमन उस समय के, बहुत ही ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, रुद्रदमन के गिरनार अभिलेख जो है 150 ईसा पूर्व की है ये। इससे जो एक बात की सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र तक जो प्रदेश है उसको जीतकर अपने प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत मतलब कि उसको मिला लिया। ये वही पॉइंट है जिसको अभी हम लोग ने कट कर दिया। तो इसका बाद इसमें बस यही देखना था। एंड इस प्रदेश में है जो पूर्णगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, एंड उसने सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया। फिर हम लोग को दक्षिण भारत की ओर देखना है। तो दक्षिण भारत में जो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के कई स्थानों में जो है अशोक के जो अभिलेख मिलते हैं। इनको जो कुछ अभिलेख है उनके बारे में आपको ऑब्जेक्टिव में सीधा क्वेश्चन आएगा। तो इसके बारे में हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो सीरीज करा रहे हैं हम लोग, उसमें आपको इन सब के बारे में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। एंड इन सब में से जो आपको इम्पोर्टेंट वाला आएगा वो आएगा कलिंग विजय के बारे में। तो कलिंग विजय जो है किसमें आता है तो 13वें शिलालेख, या तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ही ज्यादा चांसेस है इसको आ जाने के लिए। जो सब्सिडरी वाले हैं उनको जो है ऑब्जेक्टिव ज्यादा लगाना है, बिकॉज जो चांसेस है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस बार भी आए हो सकता है आपका। सो आप लोग ऑब्जेक्टिव वाले पे जो पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, उस पर आप ज्यादा ध्यान देना थोड़ा। एंड इस प्रकार साम्राज्य विस्तार पढ़ना है हम लोग को। तो इस प्रकार जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया। एंड प्लूटार्क एक हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा है कि जो उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। 6 लाख समझ रहे हो, मतलब कि उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा नंबर है, बिकॉज उस टाइम पे पॉपुलेशन भी है बहुत ही ज्यादा कम होगी। बिकॉज अभी हमारे पास इतना है तो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कम होगी जो पॉपुलेशन है वो, फिर भी उनके पास 6 लाख की सिर्फ सेना थी। एंड उन्होंने पूरे भारत पे अधिकार कर लिया था। एंड जस्टिन के विवरण, जस्टिन भी एक जो हिस्टोरियन है यानी इतिहासकार हैं, उनके विवरण से पता चलता है कि संपूर्ण भारत उसके अधिकार में आ गया था। इसी से तो बना था हमारा अखंड भारत। एंड उनका जो साम्राज्य विस्तार था उत्तर में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में जो है वर्तमान उत्तरी कर्नाटक है से विस्तृत था। एंड पूर्व से मगध से लेकर के पश्चिम में सौराष्ट्र तक संपूर्ण, मतलब समझ रहा ईरान इराक वाले एरिया में भी मतलब हमारे ही जो देश के रूलर थे उनका कब्जा था। आप लोग मैप एक साथ में रखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मतलब ईरान कहाँ है इराक कहाँ है। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। आगे आपको और भी ऐसे ऐसे जो जगह के नाम होंगे वो आपको आते रहेंगे। तो आप लोग हो सके तो एक मैप लेकर के आप लोग बैठ सकते हो साथ में। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में इसके आगे हम लोग बात करेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनके बाद जो आते हैं बिंबिसार, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ से आगे। सो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके कुछ क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करो यार, ऑब्जेक्टिव टाइप वाले ही करो बट करो, ताकि पढ़ने में थोड़ा मजा आए। बिकॉज यहाँ से आई थिंक आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, बिकॉज यहाँ से थोड़ा फिल्मी स्टोरी टाइप स्टार्ट होता है। बिकॉज पिछले के जो क्लासेस है थोड़े बोरिंग सा थे, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से मजा आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड प्लीज शेयर वेयर कर दो थोड़ा, ताकि सब्सक्राइबर या व्यूज बढ़ जाए हमारे। So see you in the next video. Thanks for watching. Have a good day.